राधानगर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जो शहरों से और बाकी अन्य गांवों से भी अलग था, क्योंकि ये एक बड़े से समुंदरी किनारे पर था। इसलिए ना तो कोई वहां से यहाँ आसानी से आ पाता था और ना ही जा पाता था, और अगर किसी को वहां काम से जाना भी पड़ता था तो उसे भयानक समुंदरी लहरों का सामना करना पड़ता था। एक गांव वाला, अरे बाप रे, इन लहरों को तो देखो, कैसे जा पाऊंगा हम उस पार? यहाँ से इस लकड़ी की नाव के अलावा और कुछ जा भी तो नहीं सकता ना। दूसरा गांव वाला, लगता है हम अपने बीमार पिताजी का इलाज नहीं करा पाएंगे। राधानगर गांव की यही परेशानी थी कि उन्हें सही समय पर जरूरी मदद नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी थी। इसी समस्या को लेकर सारे गांव वाले सरपंच के पास गए, जिससे वो इस समस्या का हल निकाल सकें। सरपंच जी, अब इस गांव में हम सबका रहना मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, हम कब तक ऐसी ही जिंदगी को जीते रहेंगे? मैं आप सबकी बात समझ रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये सोचा है कि हम इस गांव से निकलकर समुंदर के उस पार एक नया गांव बसाएंगे, जिससे हम दुनिया से जुड़कर रह सकें। इसीलिए हम सब एक हफ्ते बाद अपने जरूरी सामान के साथ इस गांव से निकलेंगे। सरपंच सभा से अपने घर आता है और उसकी बीवी और बेटा उसका इंतजार कर रहे हैं। बाबा, आपने इस गांव से जाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन हम अपने जानवरों को समुंदर के उस पार कैसे ले जाएंगे? हाँ, भुवन सही कह रहा है। हमारी गायें, भैंस, बकरियां, इन सबको कैसे हम नाव में समुंदर के उस पार ले जा सकते हैं? हम एक बड़ी नाव का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सारे जानवरों को उस पार ले जाया जा सकता है। उस बड़ी सी नाव में हम उनके खाना और पानी की भी व्यवस्था कर लेंगे। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन हमारी गाय प्यारी, वो इस वक्त गर्भवती है, उसे इस तरह ले जाना क्या सही होगा? अब सारा गांव जहां जाएगा, हम सबको भी वहीं चलना होगा। भुवन, हम प्यारी का अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुम चिंता मत करो। सरपंच ने एक हफ्ते में सारा इंतजाम भी कर लिया। उन्होंने एक बड़ी नाव तैयार करवाई, जिसमें सारे गांव वाले और उनके पशु पक्षी भी आ सकें। उन्होंने नाव में खाने पीने का भी भरपूर इंतजाम कर लिया था, जिससे 2 दिनों में कोई भी दिक्कत ना हो पाए। भुवन अपनी गाय प्यारी से कहता है, प्यारी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम यहाँ इस नाव में बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और तुमने हमेशा हमारी सेवा की है, और अब जब तुम गर्भवती हो तो हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। सुनो सुनो, अब सब गांव वाले नाव में बैठ जाएं और सब लोग अपना सामान और पशुओं को भी अच्छे से नाव में बिठा लें। जल्दी करिए सब, जल्दी। सारे गांव वाले नाव में बैठ गए और आगे निकल गए। भुवन सारे पशुओं के साथ दूसरी साथ वाली नाव में सवार हो गया। अचानक जैसे ही नाव समुंदर के बीचों बीच पहुंची, तब समुद्र में तूफान आने लगा और भुवन की नाव संतुलन खोने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? और बाकी सबकी नाव भी हमसे आगे चली गई है। अब मैं क्या करूंगा? ये डूब रही है पूरी नाव। हमें कोई बचाओ, बचाओ! भुवन की आवाज सुनने वाला उस बीच समुंदर में कोई नहीं था। उस तूफान में सब कुछ बहने लगा। पशु भी पानी में बहते चले गए, और जब कुछ वक्त बाद तूफान थमा तो भुवन की आंख खुली और उसने देखा कि वो बीच समुंदर में कहीं है,
जहाँ चारों ओर बस पानी ही पानी था, और उसने देखा कि उसकी जान प्यारी ने बचा रखी थी, जिसने उसे पानी में बहने नहीं दिया था। प्यारी, तुमने मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब इस बीच समुंदर में हम क्या करेंगे? और तुम गर्भवती भी हो, हम कैसे सबके पास पहुंच पाएंगे? प्यारी अपना सिर हिलाकर भुवन को तसल्ली देने की कोशिश करती है। प्यारी, हमें पूरे 2 दिन हो गए हैं ऐसे घूमते घूमते। अब तो बहुत भूख भी लगी है, पर अब इस समुंदर के बीच कुछ तो करना होगा। प्यारी पानी में कुछ मछलियां देखती है और भुवन को इशारा करती है। हाँ, यही मछलियां पकड़ के खा लेता हूँ। पर तुम तो शाकाहारी हो, तुम क्या खाओगी? यहाँ तो चारों ओर कुछ नहीं है। प्यारी इशारों की भाषा में बोलते हुए, तुम चिंता मत करो, तुम खा लो, मैं ठीक हूँ। आज भुवन और प्यारी को नाव में चलते 4 दिन हो गए थे। अब तो मछलियां भी नहीं मिल पा रही थी। दोनों बहुत कमजोर हो चुके थे। भुवन भूख से, खाना खाना, मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। प्यारी इशारों की भाषा में आगे आकर कहती है, तुम मेरा दूध पीकर अपनी भूख शांत कर लो। भुवन कहता है, पर तुम तो गर्भवती हो। प्यारी, तुमने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, तुम कमजोर हो जाओगी। तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, तुम दूध भी पी लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। प्यारी ने अपना दूध पिलाकर भुवन की भूख तो मिटा दी थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा कमजोर बन चुकी थी और उस समुंदर में उस रात एक और तूफान आ गया। ओह, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। मैं अब इतनी कमजोर हो चुकी हूँ कि मुझ में उठने की भी शक्ति नहीं रही, पर मुझे इसे बचाना ही होगा। प्यारी की ताकत अब जवाब दे चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके भुवन को नाव के अंदर खींच ही लिया और बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब सुबह तूफान रुका तो भुवन और प्यारी समुंदर किनारे थे, जहां उनके माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। भुवन, मुझे तो यकीन ही नहीं है कि तुम जिंदा हो। मैं तो आस ही छोड़ चुका था बेटा, सच में। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ, पिताजी, धन्यवाद करना है तो प्यारी का कीजिए। अगर वो नहीं होती तो मैं आज जिंदा ना होता। पर उसकी हालत बहुत खराब है। शायद अब उसके बच्चे के बाहर आने का समय हो गया है। प्यारी ने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया, पर वो खुद इतनी कमजोर हो चुकी थी कि बच नहीं पाई। भुवन उसकी लाश पर रोते हुए कहता है, आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ प्यारी। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को बहुत प्यार दूंगा। जैसे तुमने मेरा ख्याल रखा, वैसे ही मैं उसका ख्याल रखूंगा।